Dear students, in last lecture we study about the vascular tissue. यूँ कहें कि लास्ट लेक्चर में हमने संवहन ऊतक के बारे में पढ़ा था। उसमें ये पढ़ा था कि संवहन ऊतक दो तरह के होते हैं, एक तो जाइलम होता है और एक फ्लोएम होते हैं। उसकी कंडीशन आप पहले ही देख चुके हैं। दो कंडीशन होती है, यदि प्रोटोजाइलम अंदर हो तो एंडार्च कंडीशन होती है, यदि प्रोटोजाइलम बाहर हो तो एक्सार्च कंडीशन होती है। आज हमारा टॉपिक है कि भाई इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होती है प्लांट की। तो प्लांट के तीन भाग होते हैं मुख्य रूप से, एक तो रूट है, स्टेम एंड लीफ। जड़, तना, पत्ती, रूट, स्टेम एंड लीफ, तीन पार्ट होते हैं। अब रूट की बात करें तो रूट की सबसे पहली तो बात होती है कि पहचान क्या होती है। तो फर्स्ट है, इसमें क्यूटिकल एंड पोर्स, जिसको कहते हैं स्टोमाटा, एब्सेंट होते हैं। इसमें रूट हेयर्स पाए जाते हैं। इसकी जो पेरिसाइकिल होती है, ये इससे पार्श्व मूल या लेटरल रूट की उत्पत्ति होती है। इसमें वेस्कुलर बंडल जो होते हैं मोर देन 6, ये वेस्कुलर बंडल है, बीच में ये 6 से अधिक होते हैं, 6 से अधिक इसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये इसकी पहचान होती है। जो ये रूट होती है दो टाइप की होती है, एक तो मोनोकॉट और एक डाइकॉट। यदि मोनोकॉट की बात करें तो इसमें वेस्कुलर बंडल जो होते हैं 6 से अधिक होते हैं, मोर देन 6। और यदि डाइकॉट या द्विबीजपत्री की बात करें तो इसमें वेस्कुलर बंडल 2 से 6 तक, 2 to 6 पाए जाते हैं। तो इस तरह से रूट्स के अंदर कुछ डिफरेंसेस पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, ये यूनिट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस यूनिट के डायग्राम जो आपको नोट्स के रूप में दिए गए हैं उसको आप बार बार बना के देखना, क्योंकि ये बहुत छोटे डायग्राम होते हैं, पूरे बन नहीं पाते हैं। आप इसको बार बार बना के देखना। अब हम ये बता रहे हैं कि इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। यदि इसकी एक टीएस काटे, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे लैब में, तो लैब में आपको रूट देंगे, उसकी टीएस यानी इस तरह से ये रूट है तो ऐसे सेक्शन काटते हैं। सेक्शन काटते हैं तो ये इस तरह से दिखाई देता है, कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इसके बाहर की ओर एक लेयर होती है जिसे एपिब्लेमा कहते हैं। तो रूट्स में या जड़ों में इसको एपिब्लेमा कहते हैं, जबकि स्टेम की बात करें तो इसको एपिडर्मिस कहा जाता है। हालांकि एपिब्लेमा और एपिडर्मिस में कोई भी अंतर नहीं होता है। इसकी जो सेल्स होती है ये इस तरह की, आयताकार या ढोलकाकार, आयत के समान, रेक्टेंगल और ढोलक या बैरल के समान स्ट्रक्चर इसमें पाई जाती है। इसकी सेल्स आपस में एक दूसरे से सटी हुई होती है, बीच में कहीं भी स्पेस इसमें नहीं पाया जाता है। कुछ सेल्स इसकी आउटर ग्रोथ करके एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर, बाल के समान संरचना बनाती है, जिसको रूट हेयर्स कहते हैं। ये रूट हेयर्स जमीन के अंदर से यानी सॉइल से सॉइल वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, अवशोषित करने का काम करते हैं। साथ ही साथ ये जो पौधे को मिट्टी में साधे रखने का काम भी करते हैं। इसमें न तो क्यूटिकल पाई जाती है, इसके ऊपर क्यूटिकल एब्सेंट होती है। इसमें किसी तरह के पोर्स या स्टोमाटा भी नहीं पाए जाते हैं। अब इसके अंदर की ओर देखें तो अंदर की ओर यहाँ से संवहन ऊतक से वेस्कुलर टिश्यू से लेकर के एपिब्लेमा तक एक सॉफ्ट टिश्यू पाया जाता है। इस सॉफ्ट टिश्यू को कॉर्डेक्स कहते हैं। सॉफ्ट टिश्यू को क्या कहेंगे? कॉर्डेक्स कहेंगे। ये पैरेन्काइमा या मृदुतक से मिलकर के बना हुआ होता है, ये पूरे में फैला होता है। इसकी सेल्स एक दूसरे से सटी हुई होती है, ये पूरे में फैला हुआ होगा इस तरह से, इसकी सेल्स एक दूसरे से सटी हुई होती है। इसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं। पढ़े हैं आपने इंटरसेलुलर स्पेस? इसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं। और ये डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ को कलेक्ट करने का काम करता है। यदि ये क्लोरोफिल या हरित लवक को
कलेक्ट कर ले तो इसे क्लोरेनकाइमा या हरित ऊतक कहते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण का काम करता है, फोटोसिंथेसिस का काम करता है। यदि इसमें बहुत से फूड जैसे स्टार्च है, प्रोटीन है, बहुत से फूड जो आकर के जमा हो जाते हैं जिसका यूज हम करते हैं, तो ये कॉर्टेक्स होता है। इसकी स्थिति होती है एपिडर्मिस या एपिब्लेमा से लेकर के एंडोडर्मिस तक फैला हुआ होता है। इसके बीच में एक लेयर पाई जाती है नीचे की ओर, इसको एंडोडर्मिस कहते हैं। यह एंडोडर्मिस भी आयताकार या ढोलकाकार कोशिकाओं से मिलकर के बनी हुई होती है, पर इसकी जो सेल्स होती है ये सेल्स आकार में बड़ी होती है इस तरह से, और इस पे सुबेरिन का स्थूलन या डिपोजिशन या जमाव पाया जाता है, जिससे जो पट्टियां दिखाई दे रही है इसको कहते हैं कैस्पेरियन पट्टिका। कैस्पेरियन स्ट्रिप या पट्टिका कहते हैं। ये सुबेरिन से मिलकर बनी होती है। और स्टूडेंट, सुबेरिन जो है पानी के प्रति अपारगम्य होता है, इम्परमेबल होता है, अर्थात ये जो वाटर होते हैं उसको अंदर जाने नहीं देता। फिर ये इसमें यहाँ ये स्थान वो दिखाई दे रहा है जहाँ सुबेरिन का जमाव नहीं होता है, इसको पैसेज सेल कहते हैं। इसको पैसेज सेल या मार्ग कोशिका कहते हैं। चूंकि यहाँ पर सुबेरिन तो है नहीं, तो पानी का एंटर कहाँ से होता है, मार्ग सेल से होता है या पैसेज सेल से होता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कंपटीशन में छोटा सा, कि एंडोडर्मिस में जो स्ट्रिप जमा होती है ये किसकी होती है? ये होती है सुबेरिन की, और इसको क्या नाम दिया है? कैस्पेरियन स्ट्रिप। भाई कैस्पेरियन स्ट्रिप ही क्यों दिया गया? क्योंकि इसकी जो डिस्कवरी थी कैस्पेरियन नामक साइंटिस्ट ने की थी, इसीलिए इसको कैस्पेरियन स्ट्रिप कहा जाता है। जहां पर ये डिपोजिशन नहीं होता उसको पैसेज सेल कहते हैं, और पानी यहीं से एंटर करता है। तो पानी कहाँ से एंटर करेगा? पैसेज सेल से एंटर करेगा। अब बात आती है एंडोडर्मिस की। ये भी आयताकार या ढोलकाकार कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती है, यानी सेल से मिलकर बनी हुई होती है, जो एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे की ओर पाई जाती है। इसमें आपने भी कैरेक्टर्स में देखा होगा कि ये पार्श्व मूल या लेटरल रूट्स की उत्पत्ति करती है। मोनोकॉट और डाइकॉट में डिफरेंस आएगा, तो लेटरल रूट्स की उत्पत्ति या ओरिजिन करने का काम करती है। अब लास्ट आता है वैस्कुलर बंडल, संवहन ऊतक। तो यहाँ संवहन ऊतक पाया जाता है जिसकी संख्या 6 से अधिक होती है, मोर देन 6 होता है। ये किस टाइप का होता है? एग्जैक्ट। जड़ों में वैस्कुलर बंडल कैसे होते हैं? एग्जैक्ट। एग्जैक्ट मीन्स इसमें इस तरह का होता है। प्रोटोजाइलम कहाँ होता है? बाहर की ओर, और मेटाजाइलम कहाँ होगा? अंदर की ओर। क्योंकि प्रोटोजाइलम बाहर की ओर होता है, इसीलिए इसको, ये देखिए बाहर की ओर है, इसीलिए इसको एग्जार्च या बाह्य अधिकारों का एग्जार्च कंडीशन इसमें कहा जाता है। अब वैस्कुलर बंडल कितने? 6 से अधिक। देखो ये 6 से अधिक वैस्कुलर बंडल पाएगा। ये जाइलम है, इनके बीच बीच में फ्लोएम पाएगा। तो एक बार जाइलम, एक बार फ्लोएम, एक बार जाइलम, एक बार फ्लोएम, यानी अल्टरनेट क्रम में, एकांतर क्रम में जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। इसको हम अरीय संवहन ऊतक कहते हैं, रेडियल वैस्कुलर टिश्यू कहते हैं। और ये रेडियल वैस्कुलर टिश्यू या अरीय संवहन ऊतक केवल एक बीज पत्र, केवल जड़ों में पाया जाता है, और एक बीज पत्री में इसकी संख्या कितनी होती है? 6 से अधिक। और यदि द्विबीजपत्री या डाइकॉट है तो इसकी जो संख्या होगी वो होगी 2 से 6। ठीक है, ये मार्ग हो गया। इसके बीच में एक खाली स्थान होता है, इस खाली स्थान को हम कहते हैं पित्त कहते हैं। खाली स्थान को क्या कहते हैं? पित्त कहते हैं। तो ये कौन सा है? ये है
मोनोकॉट स्टेम, एक बीजपत्री स्टेम। अगर ऐसे किया जाए कि भाई डाइकॉट में क्या होगा, द्विबीजपत्री में क्या होगा, तो बाकी सभी चीज इसमें सेम होगी। डिफरेंस क्या होगा इसमें? डिफरेंस ये होगा कि इसमें वैस्कुलर बंडल कितने होंगे, 2 से 6, 2 to 6। तो यहां पे इस तरह से ये जाइलम है, इसके बीच बीच में फ्लोएम बने। तो ये हो जाएगा बाकी सभी चीज सेम होती है। इसमें केवल जो वैस्कुलर बंडल या संवहनऊतक होते हैं उसकी संख्या 2 से 6 तक होती है। बाकी सारी चीज इसके अंदर पाई जाती है एज इट इज, ऐसा का ऐसा उसके अंदर लिखना होता है। अगर हम लिखें तो एपिडर्मिस, एपिडर्मिस या एपिब्लेमा, या आयताकार या ढोल का रेक्टेंगल शेप और बैरल शेप सेल से मिलकर के बना हुआ होता है, जो एक दूसरे से सटी हुई होती है। इसके ऊपर किसी तरह की क्यूटिकल और पोर्स, जिसको कहते हैं स्टोमाटा, एब्सेंट होते हैं। इसकी कुछ सेल्स आउटग्रोथ करके एक बालों के जैसे स्ट्रक्चर या हेयर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको रूट हेयर कहते हैं। ये सॉइल से मिनरल्स एंड वाटर को एब्जॉर्ब करने के काम में आता है। दूसरा होता है कॉर्टेक्स। ये एपिडर्मिस से वैस्कुलर बंडल तक, यानी एपिब्लेमा से वैस्कुलर बंडल तक पैरेन्काइमेटस, मृदुता के कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ होता है, जो डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, डिफरेंट प्रकार के जो खाद्य पदार्थ होते हैं, इसको स्टोरेज करने के काम में आता है। ये खाद्य पदार्थ क्या होते हैं? प्रोटीन हो सकते हैं, फैट हो सकते हैं, स्टार्च हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। इसको करने के काम में पाया जाता है। ठीक है, अब आते एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस अभी आपने देखा था कि एंडोडर्मिस सेम टू सेम वही है कि इसमें जो है ये भी आयताकार या ढोलकाकार रेक्टेंगल शेप और बैरल शेप स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें सुबेरिन से बनी हुई कैस्पेरियन स्ट्रिप का जमा हो जाता है। जहां पर सुबेरिन की कैस्पेरियन स्ट्रिप पाई जाती है, वहां से वाटर अंदर की ओर एंटर, यानी जाइलम में एंटर नहीं कर पाता है, क्योंकि वो जल को रोकने का काम करती है, हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है। अब जहां पर इसका डिपोजिशन नहीं होता उसको मार्ग सेल या पैसेज सेल कहते हैं। यहीं से वाटर जो है अंदर की ओर आता है, अंदर की ओर आता है। नेक्स्ट है पेरिसाइकिल। एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे की ओर पेरिसाइकिल पाई जाती है। नेक्स्ट जो पाया जाता है वैस्कुलर बंडल। तो वैस्कुलर बंडल की संख्या कितनी होती है? 2 से 6। कितने संवहन बंडल पाए जाते हैं इसमें? 2 से 6। तो 1 2 3 4 है, तो डाइकॉट है। जाइलम, फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम और फ्लोएम। तो ये एक त्रिज्या के एकांतर क्रम में पाए जाते हैं। इसको हम रेडियल टिश्यू सिस्टम और अरीय संवहनऊतक कहते हैं। इसमें प्रोटोजाइलम बाहर की ओर होता है, ये देखिए प्रोटोजाइलम बाहर की ओर होता है और मेटाजाइलम अंदर की ओर होता है। तो प्रोटोजाइलम का है बाहर की ओर, इसीलिए ये कंडीशन होती है एग्जार्च कंडीशन, और मेटाजाइलम का है अंदर की ओर। एग्जार्च मतलब बाहर की ओर। जाइलम और फ्लोएम एकांतर क्रम में पाए जा रहे हैं। एक चीज देखा आपने, डाइकॉट्स में पित्त बहुत कम है, जबकि मोनोकॉट में पित्त ज्यादा मात्रा के अंदर पाया जाता है। ये मोनोकॉट और डाइकॉट जो रूट होती है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री रूट होती है। इसमें आपने नोट्स में आपने पढ़ा होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट रूट। मोनोकॉट और डाइकॉट रूट्स के बीच में एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री तन जड़ के बीच में क्या अंतर होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अंतर होता है। तो स्टूडेंट्स, ये यूनिट जो है एनाटॉमी की बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। कंपटीशन में भी इसमें से सवाल काफी पूछे जाते हैं।
तो नोट्स को इसमें ध्यान से आप उसमें से डायग्राम बनाना, डायग्राम ध्यान से बनाना और बना करके थोड़ा सा थ्योरी पढ़ने की कोशिश करना कि भाई डायग्राम जो भी बनाए वो थ्योरी के बेस पे ही बनाए। जैसे स्कूल ओपन होगी मैं आपके डाउट सारे क्लियर इसमें कर दूंगा, फिर भी कोई पूछना चाहे तो फ़ोन से पूछ सकता है। ठीक है, अभी हमने जो स्ट्रक्चर पढ़ी है केवल किसकी पढ़ी है, रूट की या जड़ की पढ़ी है। अब जो हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वो मोनोकॉट और डाइकॉट, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री तने की पढ़ेंगे। पर स्टूडेंट्स इसमें डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम जैसे बनाए वैसे वैसे ही हमने डिस्क्रिप्शन लिखा है और कुछ डिफरेंसेस है, अंतर है, जैसे मोनोकॉट और डाइकॉट रूट में क्या डिफरेंस होते हैं उसको मैंने नोट्स में लिख रखा है, आप उसको पढ़ना। एक एक टॉपिक इसका इम्पोर्टेंट है, बुक्स आप उसको काम में लीजिए, जो भी आपके पास बुक है उसको पढ़िए। तो इस तरह से ये एक बेस है आपका, तो उस बेस को तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है। एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी दोनों यूनिट काफ़ी ज़रूरी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप इसको अभी ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना और जैसे 21 के बाद में जितने भी अगर ओपन होता है तो मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा। फेस टू फेस जो क्लियर होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। ओके, थैंक यू।